गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो नए सीरीज़ की अगली दवा देखते हैं, वो है हिपरसल्फ। अब इस समय जो मौसम चल रहा है तो यहाँ पर धूप भी नहीं निकली है और टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, काफ़ी ठंड है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। कफ, कोल्ड, क्रूप, इन सब कंडीशन में इफ़ इंडिकेटेड हिपरसल्फ आपकी पॉलीकेस्ट रेमेडी है और बहुत सी कंडीशंस में यूज़ होती है। तो पहले मैं डॉक्टर नैज जो शुरू में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देते हैं वो देख लेता हूँ। तो इसमें देखिए लिखा है कि हाइपर सेंसिटिव टू टच, पेन, कोल्ड एयर, फेंट विद द पेन। मरीज बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है, चाहे वो सपोरेटिव कंडीशन हो, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो। थोड़ा सा भी टच, यहाँ तक कि ठंडी हवा का ब्लो भी बर्दाश्त नहीं होता और दर्द से मरीज बेहोश भी हो जाता है, चाहे वो दर्द थोड़ा सा ही क्यों ना हो। इस तरह की सेंसिटिवनेस रहती है और ये सेंसिटिवनेस सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी रहती है। कोई भी चीज़ जो मरीज को इरिटेट करती है, थोड़ा सा भी दिमाग पे असर डालती है तो पेशेंट एकदम से इरिटेट हो जाता है। माँ चाहती है बच्चे को उठा के फेंक दें आग में, नाई चाहता है गर्दन काट दें जब दाढ़ी बनाता है। तो इस तरह की इरिटेशन होती है, एक्सट्रीम इरिटेशन। सपुरेशन, हिपरसल्फ आपकी सपोरेटिव स्टेज में बहुत बढ़िया रेमेडी है, जैसे बॉयल वगैरह हो गया, फुड़िया, फुंसी, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी चोट लग गया तो पक जाता है। इसमें जैसे हिपरसल्फ आपका आता है इस कंडीशन में जहाँ पस फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है या फिर ऑलरेडी पस बन चुका है, तो हिपरसल्फ देने से 200 का 2-3 खुराक वो पस फूट के बह जाएगा और जो अल्सर बना हुआ है वो भी सूख जाता है। सपुरेशन की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा रहती है कि शरीर पे छोटे छोटे जो इरप्शन रहते हैं ना वो भी सपुरेट होने लगते हैं, इतनी ज़्यादा सपुरेशन की टेंडेंसी रहती है। अगर फर्स्ट स्टेज में है, सिर्फ इन्फ्लामेशन है, तो हिपरसल्फ हाई पावर में देने पे 1 mg 10 mg एक खुराक बस दे दीजिए, फिर कोई डोज देने की ज़रूरत नहीं। वो अपने आप वो सारे जो प्रोसेस हैं सपुरेशन के वो रोक देगा, वहीं पे सब कुछ चेक हो जाएगा। क्रूप के लिए, क्रूपी एक्सुडेशन के लिए लैरिंग्स एंड किडनी, किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन में क्रूप की कंडीशन में आपका हिपरसल्फ काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अब किस तरह का क्रूप है ये आगे बताएंगे। एटोनी वाली कंडीशन रहती है हिपरसल्फ में, स्टूल जो मोशन होता है बहुत डिफ़िकल्टी से पास होता है, बहुत दिक्कत से, मतलब वो मुलायम भी रहेगा, सॉफ्ट भी रहेगा स्टूल क्ले कलर का, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत से पास होता है। पेशाब में भी यही एटोनी पाई जाती है, ब्लैडर वाली कंडीशन में। ब्लैडर में मरीज जब पेशाब करने जाता है तो पेशाब उसे होगा ही नहीं, वो धीरे धीरे चूता रहता है कई दिनों तक पेशाब। जब पेशाब कर लेगा तो उसको लगता है कि कुछ ना कुछ रेसिडुअल यूरिन पेशाब के रास्ते में फंसी है, थोड़ा सा पेशाब छूट गया है। पेशाब करने बैठेगा, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा इससे पहले कि यूरिन पास हो, फिर थोड़ा थोड़ा चूता रहेगा और उसको कभी भी फिनिश वाली फीलिंग नहीं आती है। पेशाब ब्लैडर में एटोनी इतनी ज़्यादा रहती है कि पेशाब बूंद बूंद करके टपकता रहता है। इसमें और दवाएं हैं, एलुमिना, वेरेट्रम अल्बम और साइलिसिया। तो इस तरह की एटोनी पाई जाती है हिपरसल्फ के ब्लैडर में। मर्क्यूरियल पॉइजनिंग में ये आपकी बहुत इफ़ेक्टिव दवा है, मतलब किसी तरीके से अगर मर्क्यूरियस से पॉइजनिंग हो गई पारे से तो ये दिक्कत आती है, उसके साइड इफ़ेक्ट जो भी आते हैं उसे हिपरसल्फ से एंटीडोट किया जा सकता है। डायरिया जो होता है सौर होता है और पूरा जो बच्चा है नहलाने धुलाने के बाद भी उसमें सौरिश स्मेल आती रहती है। इसमें और दो दवाएं हैं, एक है मैक कार्ब और दूसरा कैलकेरिया कार्ब। स्टमक कंडीशन में आपका हिपरसल्फ इंडिकेटेड है, काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। और पेट जो ख़राब होता है, डायरिया होता है, ख़ास तौर से जो बच्चे मैरस्मस वाली कंडीशन में रहते हैं उनके बॉडी से सॉरिश स्मेल आती है। और जो बड़े हैं अगर पेट खराब है तो उसमें एसिड थिंग्स उनको ज़्यादा खाने का मन करता है, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। खांसी आती है, क्रूप, ब्रोंकाइटिस, कंजप्शन, सब कुछ बढ़ जाता है जब मरीज ठंडी हवा के एक्सपोजर में जाता है। थोड़ा सा भी ठंडी हवा लगा, बाहर गया, ठंडी हवा लगी, फ्रेश एयर लगा, बस खांसी, जुकाम, सर्दी जुकाम ये सब शुरू हो जाएगा हिपरसल्फ पेशेंट को, इतना ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। इसकी जो मोडालिटीज़ हैं, एग्रेवेशन है ड्राई कोल्ड एयर में और आराम मिलता है मॉइस्ट वेट वेदर में। डलका मारो नाइट्रम सल्फ का
उल्टा। इस कंडीशन में ये अस्थमा में भी यही मोडालिटीज़ रहती हैं। जो हिपरसल्फ का अस्थमा रहता है वो ड्राई कोल्ड एयर है जो इस समय चल रहा है, इसमें उसकी सांस फूलने की स्थिति बढ़ जाती है हिपरसल्फ की। जबकि नाइट्रम सल्फ इसका जस्ट उल्टा है, और डैम्प कोल्ड वेदर में हिपरसल्फ का अस्थमा आराम मिलता है, नाइट्रम सल्फ और डल्का वारा में बढ़ जाता है। ये क्रॉनिक अस्थमा में ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। सल्फर की तरह हिपरसल्फ भी सोरिक और स्कोफुलस डायथिसिस का मरीज होता है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये जो रेमेडी होती है ये सोरिक है, और 2 सोरिक दवाइयों के बीच में है। ये आपकी 2 दवाइयाँ हैं वो हैं कैलकेरिया कार्ब और सल्फ़र, इन दोनों के बीच में। इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है वो है हाइपर सेंसिटिव टच के लिए या फिर कोल्ड एयर के लिए। ये बहुत ही हाइपर सेंसिटिव, हिपरसल्फ को कोलकाता में कुछ डॉक्टर्स हाइपरसल्फ बुलाते हैं, हर चीज़ में हाइपर सेंसिटिविटी। और मरीज पेन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बेहोश भी हो जाता है, थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो बेहोश हो जाएगा। इसमें इन्फ्लामेशन है, कहीं भी किसी भी जगह पे स्वेलिंग है, इरप्शन है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनको वो टच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। किसी बच्चे को फोड़ा निकला या बड़े को थोड़ा सा भी छूने जाएंगे तो वो डर जाएगा कि मत छूइए, बहुत दर्द होगा। और ठंडी हवा भी अगर लग गई तो वो उससे भी दर्द उसका बढ़ जाता है। चाइना में भी टच से आपका एग्रेवेशन है, लेकिन चाइना में आपका हार्ड प्रेशर से आराम मिलता है। कोल्ड एयर एग्रेवेशन में कुछ और दवाएं हैं जैसे आर्सेनिक, कैलकेरिया कार्ब, हिपरसल्फ, नक्स वोमिका, सोराइनम, साइलिसिया और टुबरक्युलिनम। और ये जो सुपर सेंसिटिव नेचर है ये पूरे ड्रग में दौड़ता है, मेंटली और फिजिकली भी। मेंटली भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कोई भी बात बिगड़ गई तो वो इतना इरिटेट हो जाएगा कि अपनी कंट्रोल के बाहर हो जाता है, हाईली इरिटेबल होता है। सपोरेटिव स्टेज ऑफ डिजीज़ होती है, इसमें सपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि शुरू में मैंने बताया, थोड़ा सा भी चोट लग गया, कट पिट गया तो वो तुरंत पकने लगता है। क्रॉनिक कैटरा में आपकी हिपरसल्फ काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें से नाक जाम भी हो जाती है और बदबू भी आती है। जो बदबू आती है आपकी मकई की तरह बदबू आती है, नाक जाम हो जाता है। जब भी वो बाहर जाएगा, थोड़ी सी भी फ्रेश हवा लगी, ठंडी हवा लगी, बस तुरंत उसका नाक जाम हो जाएगा। हर बार उसको सर्दी पकड़ लेगी, नई सर्दी। जब भी वो बाहर जाएगा, कुछ भी फ्रेश एयर लगा नहीं कि सर्दी उसको पकड़ ली। एक और दवा है इसमें, टुबरक्युलिनम। क्रूप की बात करें तो क्रूप में आपका ज़्यादातर इसमें जैसे लूज कफ होता है, वीजिंग और रैटलिंग रहती है, और मरीज को लगता है कि खांसने पे ढेर सारा कफ निकलेगा, लेकिन निकलता कुछ भी नहीं। क्रूप की स्टेज में हिपरसल्फ आपका एकोनाइट और स्पॉन्जिया की स्टेज के बाद आता है। एकोनाइट क्रूप आपका ज़्यादातर शाम के समय शुरू होता है, बढ़ता है जब आप एक नींद ले चुके होते हैं, जबकि हिपरसल्फ का क्रूप सुबह जब मरीज सोकर उठता है, अर्ली मॉर्निंग में, उसी समय शुरू हो जाता है। क्रॉनिक अस्थमा के बारे में मैंने अभी बताया ही, वेदर का, कि कोल्ड ड्राई वेदर में एग्रेवेशन होता है और वेट वेदर में आराम मिलता है। नाइट्रम सल्फ और डल्का मारा में इसका जस्ट अपोजिट होता है। एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है खांसी का, कि कोई भी शरीर का कोई भी पार्ट अगर चद्दर से कंबल से बाहर निकल गया तो तुरंत खांसी शुरू हो जाती है। 2 दवाएं और है इसमें, एक है ब्राइटाकार्ब और दूसरा रस्टॉक्स। सपोज अब इरप्शंस को सप्रेस्ड हो गए, चेचा किया, कुछ भी कोई भी कंडीशन, एक्जिथेमा कुछ भी हुआ और इरप्शन सप्रेस हो गए, उसके बाद मरीज को अस्थमा शुरू हो गया, तब आपकी दवा है हिपरसल्फ। लंग एब्सेस में आपकी हिपरसल्फ बहुत इफ़ेक्टिव है। गले में दर्द होता है, स्टिकिंग पेन होता है, जैसे कि कोई कांटा फंस गया हो, चुभ रहा हो, और कुछ भी घोटने पे वो दर्द कानों तक जाता है, यहाँ तक कि जम्हाई भी आ गई तो वो दर्द कानों तक जाने लगता है। जैसे कि कोई मछली का कांटा फंस गया हो गले में और हमेशा चुभता रहता है। इसमें 3 दवाएं और हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम, डॉलीकॉच और नाइट्रिक एसिड। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी सेंसेशन यही रहता है कि जैसे गले में कोई स्प्लिंटर फंसा हो, कोई कांटा फंसा हो घोटते समय। डॉलीकॉच में ये तकलीफ़ आपके राइट साइड में रहती है, और नाइट्रिक एसिड में जब आप चेक करेंगे तो वाइट पैचेस रहते हैं टॉन्सिल्स पे, और उसके साथ स्प्लिंटर लाइक पेन बना रहता है। क्रूप में कुछ और दवाइयाँ हैं जिसके साथ आप हिपरसल्फ का कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि बेलाडोना, जिसमें
बहुत तेज बुखार रहेगा, गले में सूजन और रेडनेस रहेगी, सर में दर्द रहेगा और कैरोटिड्स थ्रॉबिंग रहते हैं। मर्क विव की बात करें तो किसी भी साइड वो दर्द हो सकता है गले में। जो सांस आती है उसमें बदबू रहती है, जो जीभ रहता है फ्लैबी रहता है, गीला गीला मॉइस्ट रहता है और उसके साथ पसीना होता है, लेकिन पसीने से कोई आराम नहीं मिलता। मर्क्यूरियस का जो गुण है। मर्क प्रोटोआयोड की बात करें तो मर्क विव की तरह ही रहता है, लेकिन इसमें तकलीफ राइट साइड में शुरू होती है। लाइकोपोडियम की बात करें तो इसमें तकलीफ पहले राइट साइड गले में शुरू होती है, फिर लेफ्ट साइड में जाती है और जीभ सूज जाती है और नाक जाम रहती है लाइकोपोडियम में, और गर्म पानी पीने से आराम मिलता है। लैक्सिस में लाइको का जस्ट अपोजिट लेफ्ट टू राइट साइड ट्रेवल करती है बीमारी और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है। इसे छूने पे तुरंत दर्द होगा, मरीज को दर्द मालूम देता है और सोकर उठने के बाद मरीज कहता है कि डॉक्टर जब सोकर उठते हैं तो गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेग कैनाइनम आपको पता ही है कि अल्टरनेट साइड, एक दिन एक दाहिने साइड, एक दिन बाइने साइड, बाएं साइड, इस तरह से वो अल्टरनेट करता रहता है लेग कैनाइनम। हिपरसल्फ आपकी बहुत अच्छी दवा है क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी ऑफ टॉन्सिल्स में भी, जिसमें सुनाई देना कम पड़ जाता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। इसमें 3 दवाएं और हैं, बेटाकाप, लाइकोपोडियम और प्लम्बम मेटेलिकम। 3 से आप कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी जैसे कुछ केसेस आते हैं जिसमें बच्चों में कान बह रहा है और फिर आप चेक करते हैं कि टॉन्सिल हाइपरट्रॉफी है, तो इसमें आपको सिलेक्शन करना आसान हो जाता है। बेटाकाप और हिपरसल्फ के बीच में कोई न कोई एक दवा बाकी सिम्टम पूछने पर आ ही जाती है। तो ये थी हिपरसल्फ डॉक्टर ईबी नैश से। थैंक यू।